अपनी संगीता के लिए एक लड़का देखा है। लड़के का नाम सूरज है। घर परिवार तो अमीर नहीं है, तुम्हारे जितना ही है, लेकिन लड़का दिल का बड़ा अच्छा है और उसका परिवार भी। ठीक है, हम कौन सा अमीर हैं, और रिश्ता बराबरी में जुड़ा रहे वही ठीक रहता है। आप बात आगे बढ़ाइए पंडित जी। बातचीत आगे बढ़ी और दोनों परिवार वालों की सहमति से उन दोनों की शादी पक्की हो गई। मनोहर ने अपनी बेटी को दहेज में एक गद्दा, स्टोव और कुछ बर्तन और कपड़े दिए। शादी के बाद जब संगीता अपने ससुराल पहुंची तो उस घर को देखकर तो दंग ही रह गई। हे राम, ये घर तो कितना छोटा है सूरज, ऊपर से यहाँ तो गैस भी नहीं है। क्या तुम लोग अभी भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हो? देखो संगीता, हमने पहले ही पंडित जी को सब सच बता दिया था, उनसे कुछ नहीं छुपाए। अब जैसा भी है जो भी है, यही तुम्हारा ससुराल है। अपनी पहली रसोई में संगीता ने अपना स्टोव निकाला और उस पर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद उसने सबको खाना परोसा। अरे वाह, खाना बन भी गया और घर में धुआं भी नहीं हुआ। हाँ, वो इसलिए माँ क्योंकि भाभी ने अपने नए स्टोव पर खाना बनाया है। फिर शाम को संगीता और सूरज की सुहागरात थी, लेकिन उनके कमरे में बिस्तर के नाम पर एक चटाई बिछी हुई थी। संगीता उस चटाई को देखकर मुंह सिकोड़ती हुई और अपने दहेज में आया हुआ गद्दा निकालती है और उस पर चादर बिछाकर सूरज के साथ लेट गई। लेकिन तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ बादल गरजने लगे और तेज बारिश हुई, जिससे सूरज के घर में भी जगह जगह पानी टपकने लगा। वो दोनों जल्दी से बाहर आए। उसके ससुराल वालों ने सारे घर में जगह जगह बर्तन लगा दिए, लेकिन बाहर तेज मूसलाधार बारिश होने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी उनके घर के अंदर भी आ गया। लगता है बाढ़ आ गई है, पानी सारा घर के अंदर आ गया। क्या बाढ़ का पानी? संगीता भागते हुए अपने कमरे में गई और अपना गद्दा, स्टोव, बर्तन और सारा सामान लेकर छत पर चली गई। भाभी को देखो, कितनी चालाक निकली वो, अपना सारा सामान लेकर छत पर चली गई। अब जल्दी से चलो, हमें भी छत पर चलना होगा, नहीं तो यहाँ तो सब बर्बाद हो जाएगा। चलो जल्दी से जरूरत का सारा सामान उठा लो और सबके सब छत पर चलो। पानी कमर तक भर गया है, कुछ ही देर में ऊपर गले तक आ जाएगा। माँ, बाबा, रजनी, आप तीनों सामान उठाओ, मैं तब तक प्लास्टिक की पन्नी का टेंट छत पर लगा आता हूँ। सूरज ने एक बड़ी सी पन्नी वाला त्रिपाल छत पर लगा दिया। अब वो सब उसके अंदर रहने लगे। अपने ससुराल वालों की ऐसे हालत देख संगीता गुस्से में बोली, इससे अच्छा तो मेरा मायका ही था। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। अब मुझे अपनी शादी के पहले दिन ही से एक छत वाले गरीब ससुराल में रहना पड़ेगा। आज हमारी सुहाग रात थी, लेकिन अब तो उसकी भी बैंड बज गई। कैसी किस्मत है मेरी, कहाँ आकर फंस गई मैं। भाभी, आप ज्यादा मत बोलो। जहाँ तक मुझे पता है आप भी कोई बहुत बड़े अमीर घर से नहीं हो, हमारी तरह गरीब परिवार से ही हो। कम से कम इस नाते ही सही थोड़ी तो दया दिखाइए। अगर दया नहीं दिखाती ना तो अभी तक तुम लोगों को यहाँ इस गद्दे पर, इस झोपड़ी के नीचे बैठने भी नहीं देती। अब थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो गई है, आप सब बाहर जाइए। आज हम दोनों की सुहाग रात है तो हमें अकेला छोड़ दीजिए। ठीक ही तो कह रही है बहू, आज इन दोनों की सुहाग रात है। चलिए हम तीनों अब बाहर चलते हैं। अरे नहीं माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। ये वक्त सुहाग रात मनाने का नहीं है और इसके लिए अभी पूरी उम्र पड़ी है। नहीं बेटा, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से बहू की इच्छाएं अधूरी रह जाएं। फिर वो तीनों बाहर छत पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें वो बुरी तरह भीगते रहे। संगीता ने अपने गद्दे पर आराम से सुहाग रात मनाई, लेकिन उसने इसके बाद भी उन्हें उस झोपड़ी के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन ये सब देख उसकी ननद को बहुत बुरा लगा और अगली सुबह जब संगीता अपने स्टोव पर चाय बनाने लगी तो उसकी ननद रजनी ने कहा, भाभी आपका खाना बन जाए तो फिर यहाँ से हट जाना, मैं माँ और बाबा के लिए खाना बना दूंगी। तुम्हारी हैसियत भी है इस स्टोव पर खाना बनाने की? जाओ और अपने उस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो संगीता? ठीक ही कह रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छत की गरीब ससुराल में मुझे दिन काटने पड़ेंगे। हे राम, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अगर बाहर इतना पानी न भरा होता तो मैं कब का अपने मायके चली जाती। ये सब सुनकर उसके ससुराल वालों को बहुत बुरा लगा। अब ना तो संगीता उन्हें खाना देती और ना ही उन्हें त्रिपाल के अंदर रहने देती। अब सभी गांव वाले छत पर रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि पानी अभी भी वैसे ही भरा हुआ था। मेरे माँ बाप और बहन को मेरी वजह से ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा होता मैं शादी ही ना करता। फिर 2 दिन बाद राहत कार्य का एक कर्मचारी वहाँ पर नाव लेकर स्पीकर पर चिल्लाता हुआ आया, इस गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई है। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर हो गए हैं। कुछ को तो खाना पीना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। मुझे इस वक्त ऐसे लड़के की तलाश है जो इस अभियान में हमारी मदद कर सके, लोगों को राहत सामग्री और खाना पहुंचा सके। सरकार की तरफ से इस काम के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस काम में जोखिम था, इसलिए कोई भी गांव का लड़का आगे नहीं आया। फिर सूरज ने ये काम करने की ठानी।
वो नाव लेकर लोगों के घरों तक जाकर उनको राहत सामग्री पहुंचाता। साथ ही उसने अपने माता पिता और बहन को भी उसमें से खाने को दिया। अब वो हर घर में जाकर तेज बारिश और तूफान में वो सब खाना लोगों को पहुंचाता। अब वो अकेले ही सब गांव वालों की मदद करता। उसका जज्बा देख अब सरकार ने उसकी तनख्वाह 45,000 कर दी। कुछ ही महीनों में पैसे इकट्ठा कर सूरज ने अपना पक्का बड़ा घर बनवा लिया, जिसमें सबके एक एक कमरे बन गए। साथ ही उसने मॉड्यूलर किचन, जिसमें गैस चूल्हे से लेकर इंडक्शन चूल्हा सब रख लिया। इसके बाद संगीता, तुम अपने मायके जाना चाहती थी ना? खुशी से जा सकती हो, वो भी हमेशा के लिए। संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। बचपन से ही मैंने इतनी गरीबी देखी है और अपने बाबा को दहेज के लिए मेहनत करते देखा, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे बाबा ने ये सोचकर मेरी शादी की थी कि यहाँ मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ आकर तो हालात और भी बदतर हो गए थे और मैं अपने बाबा को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे उनको दुख पहुंचता। कोई बात नहीं बहू, जब गरीबी आती है ना तो कुछ समझ नहीं आता। वो सब उसे माफ कर देते हैं। अब संगीता उन सब के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आओ छोटी बहू, अंदर आओ, हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। नीलम अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही नीलम की छोटी बहू बबीता उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास नीलम उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? खैर, ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? शादी के रीति रिवाजों में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी अनीता का कमरा है, तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? तुम तो जानती हो बहू, हम लोगों की गरीबी, पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। बबीता मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो बबीता, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को बबीता को गंदी बदबू आती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली कमरे में पॉटी करके चली गई हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। कि जेठानी तो आइटम हम छोड़े जा रही है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी सुहागरात ऐसी होगी। सुहागरात वाले दिन भी हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ही बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी जहरीली गैस छोड़ रही हो, भला नींद किसे आएगी? ऊपर से मच्छर ये कानों में आकर गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवरानी अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह बबीता की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं यहाँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बबीता भी अपनी बहन से बात कर रही थी, लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओफो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर आंगन में जाकर बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में, आप जाकर बात कर लो बाहर धूप में खड़े होकर। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा है। सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने सारा कमरा फैला दिया और ये गीला तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा कमरा भी है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है।
इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए अनीता शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक, हर चीज एक ही एक है। ना जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ, पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन गंदा करके रखती हो, रहती तुम भी हो लेकिन सफाई अकेली मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना आपका। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और इन सब के चलते अनीता को गलती से धक्का लग जाता है, जिसमें वो पेट के बल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति नरेश आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा ले नहीं सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कमरा ले लेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा नरेश कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और बहुत जल्द उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने सोचा था घर बनने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता ना करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।